हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट चल रहा है। इसमें आज हम शुरू करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल से। 6 मेजर फीचर्स है जो किसी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से है? फर्स्ट आ जाता है लैटिट्यूड, देन ऑल्टीट्यूड, देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम उस जगह का। फिर आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। एंड लास्ट जो फीचर है वो आ जाता है ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये जो 6 मेजर फीचर्स है ये कंट्रोल करते हैं किसी जगह के क्लाइमेट को। तो अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीजें है क्या, लैटिट्यूड होता क्या है, टर्म्स को समझते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो जो चीजें हैं, जो लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, वो कैसे किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब सबसे पहले बात आती है लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड होता क्या है? अब देखो, अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है वो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग रिसीव होती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ क्या है? एक सफेयर की शेप में है। हालांकि परफेक्ट सफेयर नहीं है, बट स्टिल जो अर्थ क्या है, एक सफेयर की शेप में है। इट मीन्स कि जो अर्थ है उसका कर्वेचर बन रहा है। कर्वेचर बन रहा है तो अर्थ पे अलग अलग लैटिट्यूड्स है। 0 डिग्री पे आ गया इक्वेटर, देन 23.5 नॉर्थ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ पे आ गया कैप्रिकॉर्न। ऐसे फिर ऊपर आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, और फिर आ जाते हैं पोल्स। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो वेरी करती है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो सन हीट है वो रिसीव होती है। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ इक्वेटर से या टुवर्ड्स साउथ जाते हैं, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो कम होती जाती है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है, राइट। फिर सेकंड आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। अब कोई जगह किस हाइट पे है उस अकॉर्डिंग वहां पे जो वहां का टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे जो हवा है वो थिन होती जाती है, हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। अब अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। अब अर्थ के सरफेस के पास हवा की जो डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसीलिए वहां पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। जो गैसेस आती है वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है, ट्रैप होके क्या बनाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन हम जैसे ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है, हवा की डेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए वहां पे जो जगहें हैं, जो माउंटेन्स वगैरह पे, हिल्स पे जो जगह होती है वो थोड़े ठंडे इलाके होते हैं एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज। इसीलिए गर्मियों में लोग हिल्स में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो हिल्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, वो ठंडे होते हैं गर्मियों के टाइम पे। जो समर्स के टाइम पे हिल्स ठंडे होते हैं, इसीलिए लोग समर्स में हिल्स पे घूमने जाते हैं। फिर आ जाता है प्रेशर सिस्टम एंड विंड सिस्टम। किसी एरिया का जो प्रेशर सिस्टम और विंड सिस्टम है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे भी और ऑल्टीट्यूड पे भी। किसी जगह का लैटिट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, वो चीजें इफेक्ट करती है किसी जगह के प्रेशर सिस्टम को और विंड सिस्टम को। इसके अलावा जो टेम्परेचर है या रेनफॉल है वो भी अफेक्ट करता है किसी जगह के प्रेशर एंड विंड सिस्टम को। अब ज्योग्राफी में पता क्या है, ज्योग्राफी में चीजें इंटरलिंक हो जाती है। अब देखो, अगर आप एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, सपोज रेनफॉल को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो रेनफॉल भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। रेनफॉल लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करेगी, रेनफॉल डिपेंड करेगी कि वहां का लैंडफॉर्म के फीचर्स कैसे हैं। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी है ना, इसमें चीजें इंटरलिंक्ड है, सिर्फ एक चीज से कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता। अब देखो, ये प्रेशर सिस्टम हो गया, विंड सिस्टम हो गया, तो ये भी अब लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ये अलग होएगा, रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी किसी जगह का प्रेशर और विंड सिस्टम चेंज होएगा, राइट। अब इसको डिटेल में हम आगे यहाँ पे करेंगे, प्रेशर एंड विंड सिस्टम को हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। फिर आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी, जो लास्ट वीडियो हमने इसकी फर्स्ट क्लाइमेट की वीडियो करी थी, उसमें भी हमने डिस्कस करा था। जो कॉन्टिनेंटैलिटी होती है ना, वो किसी जगह के क्लाइमेट में और वेदर में मॉडरेटिंग इफेक्ट लेकर आती है।
अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज में जो क्लाइमेट होगा या वेदर होगा वो क्या होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा। जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाएंगे वैसे वैसे जो वेदर कंडीशंस है वो भी थोड़ी एक्सट्रीम होती जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है ना, ओशियन का पानी होता है या सी का पानी होता है, वो ना तो ज्यादा जल्दी ठंडा होता है ना ही एकदम से गर्म होता है। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज है उसकी वजह से उनमें आता है, वहां के वेदर में और क्लाइमेट में आता है मॉडरेटिंग इफेक्ट। मतलब वहां पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाएंगे वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस आएंगी, क्योंकि जो लैंड है वो एकदम से ठंडी होती है, एकदम से गर्म हो जाती है। इसीलिए जो इंटीरियर द कॉन्टिनेंट है वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। जो विंटर्स है वो वहां पे विंटर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और समर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर आ जाते हैं ओशियन करंट्स। ओशियन करंट को अफेक्ट करती है ऑनशोर विंड्स। अब किसी जगह का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करती है ऑनशोर विंड्स। ऑनशोर विंड्स क्या होती है, अब देखो दो तरह की यहाँ पे ब्रीज होती है, एक तो होती है सी ब्रीज, एक होती है लैंड ब्रीज। ठीक है, एक होती है सी ब्रीज और एक होती है लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या है, सी ब्रीज को बोलते हैं ऑनशोर विंड्स और जो लैंड ब्रीज है उसको बोलते हैं ऑफशोर विंड्स। अब सी ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज होती है जब हवाएं समंदर से लैंड की तरफ चलती है, सी से लैंड की तरफ जब हवा चलेगी तो उसको बोलेंगे सी ब्रीज और ऑनशोर विंड्स। जब हवा चलेगी लैंड से सी की तरफ तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज और ऑफशोर विंड्स। अब किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है ऑनशोर विंड्स जिसको बोलते हैं सी ब्रीज। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरियाज, यहाँ पे वार्म या कोल्ड करंट्स होंगे। कोस्टल एरियाज में कोई ना कोई करंट तो फ्लो करेगा ही ना वहां पे, या वार्म करंट होएगा या कोल्ड करंट होएगा, तो उस अकॉर्डिंग जो वहां का टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट होएगा, राइट। अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो ज्यादातर हमारे डेजर्ट है ना वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं। लाइक सहारा हो गया, मोजावे हो गया, अटेकामा डेजर्ट हो गया, नाबीब, कालाहारी, इंडिया का थार डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट हो गया। तो ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई कर रहे हैं और इनके साथ फ्लो कर रहा है कोल्ड करंट। यहाँ पे कौन सा है, कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पे पेरुवियन करंट है, यहाँ पे कैनरी करंट है, बेंगुएला है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। और ये सारे करंट कौन से हैं, ये कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड करंट का कैसे पता चला, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। अब जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं वो करंट क्या होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं। और जो करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं वो करंट होते हैं वार्म करंट्स, राइट। अब यहाँ पे जितने भी ये डेजर्ट है ये कोल्ड करंट के साथ क्यों है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई क्यों कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो हवा चलती है ना, जो विंड्स आती है, जो ओशियन से यहाँ पे विंड्स आती है ना, ये क्या होती है, ठंडी हवाएं होती है, कोल्ड विंड्स होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। और जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है वहां पे बारिश नहीं होती। बारिश हमेशा लो प्रेशर एरियाज में ही होती है। जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे हवा क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ऊपर जाती है तो फिर बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होती है और फिर बारिश होती है। तो इसीलिए जो ज्यादातर ये जो हमारे डेजर्ट है ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में यहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल्स। फिर लास्ट फीचर आता है रिलीफ। रिलीफ भी किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में मेजर रोल प्ले करता है। रिलीफ फीचर में क्या चीजें आ जाती है, रिलीफ फीचर में आ जाती है वहां की लैंड फॉर्म्स। जैसे किसी जगह पे हाई माउंटेन्स होएगी, अगर हाई माउंटेन्स होएगी तो वो जो हॉट विंड्स या कोल्ड विंड्स चल रही है उनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करेगी, एज अ बैरियर काम करेगी। वो उन विंड्स को वहीं पे ट्रैप कर लेगी, रोक लेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आती है जो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके चल रही होती है। जैसे ही वो किसी माउंटेन के साथ टकराती है तो वहां पे बारिश कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अब जो है विंटर्स होती है, जो सर्दियां होती है वो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती एज कंपेयर टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। रीजन बीइंग कि जो साइबेरियन रीजन से ठंडी हवाएं आती है वो हिमालयन माउंटेन रास्ते में आ जाती है और हिमालयन माउंटेन के साथ टकराकर
आकर वहीं पे रुक जाती है, वो इंडिया में एंटर ही नहीं होती, जो साइबेरियन रीजन से ठंडी हवाएं आती है। इसीलिए इंडिया के जो विंटर्स होते हैं वो इतने ज्यादा ठंडे नहीं होते जितने कि सेंट्रल एशिया के जो विंटर्स है वो होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट हम इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। अब जो इंडिया है, इंडिया के मिडल में से अप्रोक्सीमेटली मिडल में से क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट्स में से क्रॉस करती है इंडिया के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया की 8 स्टेट्स में से। कौन कौन सी स्टेट आ जाती है इसमें? सबसे पहले आता है गुजरात, सेकंड नंबर पे आ जाता है राजस्थान, थर्ड पे आ जाता है मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे झारखंड, सिक्स्थ पे वेस्ट बंगाल, सेवंथ पे आ गया त्रिपुरा और 8th पे आ गया मिजोरम। तो इन 8 स्टेट्स में से क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यहाँ पे कहीं आ जाएगी इक्वेटर, ठीक है, नीचे आ जाएगी, यहाँ पे तो नहीं आएगी, तो इक्वेटर आ जाएगी। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो क्लाइमेट रहेगा वो कैसा क्लाइमेट होगा? वो होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट। और इसके जो नॉर्थ में ये वाली जो स्टेट्स है, नदर्न इंडियन पार्ट है, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा? यहाँ पे होगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इट मींस इंडिया में 2 तरह का क्लाइमेट की देखने को मिल रहा है, एक है ट्रॉपिकल क्लाइमेट और दूसरा आ जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फिर सेकेंड अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में पूरा का पूरा एक माउंटेन, हिमालयन माउंटेन सिस्टम बना हुआ है, जहां पे जो माउंटेन्स की एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है। और दूसरी साइड अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में भी वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, कोस्टल एरिया से थोड़ा हटकर है, लेकिन जो कोस्टल एरिया के पास उन माउंटेन्स की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो भी 30 मीटर्स तक है। तो एज हाई एज 6000 मीटर भी है और कम से कम 30 मीटर्स भी माउंटेन्स की हाइट इंडिया में देखने को मिलती है। तो ऑल्टीट्यूड भी काफी वेरी करता है इंडिया में। अब इंडिया में क्या होता है, जो हिमालयन होते हैं, हिमालयन जो हमारे माउंटेन चेन है हिमालयास की, तो वो जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती है ना, कोल्ड विंड्स चल रही है सेंट्रल एशिया से, जैसे साइबेरियन रीजन से, वो इंडिया में उन जो कोल्ड विंड्स है उनको एंटर करने से रोकती है, जिसकी वजह से जो इंडिया के विंटर्स है वो इतने ज्यादा ठंडे नहीं होते, थोड़े माइल्ड विंटर्स होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, राइट। फिर आ जाता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसमें 3 चीजें आती है, एक तो आता है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकंड आता है अपर एयर सर्कुलेशन एंड थर्ड आती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इंडिया कहां पे लाई कर रहा है? इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में, ठीक है। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है और ये वाली जो विंड्स है ये ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर वहां से जो हवाएं हैं वो चलती है साउथ की तरफ और साउथ में जाकर कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक बार हम चलते हैं फिर से पिक्चर पे। अब ये देखो, अब इंडिया में क्या है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, यहाँ पे जो 0 डिग्री के से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में ये बन रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको बोलते हैं डोल्ड्रम्स। यहाँ पे सबसे लो प्रेशर होता है कंपैरेटिवली बाकी जोन्स के। वर्ल्ड में जो सबसे लो प्रेशर होता है वो इसी बेल्ट में होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, जिसको डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हवा होती है वो गर्म होती है तो ऊपर को उठती है, इसीलिए यहाँ पे बनता है लो प्रेशर बेल्ट। अब देखो, ये लो प्रेशर बेल्ट को कवर करने के लिए जो हवाएं हैं वो आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से, नॉर्थ में और साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट है, जिसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, और ये आती है तकरीबन 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है। इसके 5 डिग्री नॉर्थ साउथ ये वेरी करती है। तो अब ये जो हवाएं हैं, अब ये यहाँ से चल रही है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे जो 30 डिग्री नॉर्थ से जो हाई प्रेशर बेल्ट है, अब ऑब्वियसली जो हवा चलती है वो हमेशा हाई से लो चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। सिंपल सी एग्जांपल है, बैलून में हम हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद जब हम बैलून को छोड़ते हैं तो जो हवा है वो एकदम से बैलून से बाहर की तरफ आती है। क्यों बाहर की तरफ आती है? रीजन बीइंग के बैलून के अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर का प्रेशर लो होता है, तो हवा मूव करती है हाई टू लो प्रेशर। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है,
0 डिग्री पे लो प्रेशर है तो जो हवा है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करेगी। हाई टू लो प्रेशर जब मूव करती है तो इक्वेटर के पास आकर ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है ये हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। एक बार साउथ वाला भी हम देख लेते हैं। साउथ में भी जो हाई प्रेशर बेल्ट से हवा आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाला जो एरिया है उसको कवर करने के लिए, तो वो जो हवा होती है वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। ठीक है, नॉर्थ में राइट में डिफ्लेक्ट होती है, साउथ वाली जो है वो टुवर्ड्स देयर राइट डिफ्लेक्ट होती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड्स चल रही है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब बात आती है कोरियोलिस फोर्स की। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स बनती है अर्थ की रोटेशन की वजह से। जब अर्थ रोटेट होती है तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको फैरल्स लॉ भी बोला जाता है। अब जो हवाएं चलती है, ये वाली जो विंड्स चलती है, ये अपने साथ ज्यादा कोई मॉइस्चर वगैरह कैरी नहीं करके चलती। क्यों नहीं मॉइस्चर लेकर चलती? क्योंकि ये वाली जो विंड्स है वो ज्यादातर लैंड के ऊपर ही चलती है। अब लैंड पे हवा चल रही है तो वो साथ में मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही कम बारिशें होती है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया भी तो इसी जोन में आ रहा है ना, तो इंडिया में फिर बारिश कैसे होती है? अब इंडिया में बारिश क्यों होती है? क्योंकि इंडिया की जो प्रेशर और विंड कंडीशंस है ना वो थोड़ी यूनिक है। विंटर में क्या होता है? अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है ITCZ का। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना इसको बोलते हैं ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना ये भी मूव करती है। अब ये कैसे मूव करती है? ये गर्मियों में जब जुलाई का महीना होता है तो ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा मूव कर जाती है, क्योंकि जो सन है ना, सन इक्वेटर क्रॉस करके थोड़ा ऊपर को जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापिस आ जाता है और इक्वेटर को क्रॉस करके फिर वो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो इसी के बीच में ये जो ITCZ है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये भी मूव करती है। जुलाई में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है और जनवरी में ये सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर जाती है ITCZ, राइट। तो अब इससे होता क्या है? अब इससे हमने देखा, यहाँ पे इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में विंटर्स में क्या होता है? हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है। अब विंटर, जब इंडिया में विंटर्स आते हैं, अब अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर की, जब इंडिया में विंटर्स आते हैं तो ITCZ दिसंबर जनवरी में कहाँ पे मूव करती है? साउथ में मूव करती है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उस टाइम पे इंडिया में सर्दी पड़ती है। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स इंडिया में चलती है, जिसकी वजह से जो समंदर के ऊपर जो साउथ में लो प्रेशर एरिया बन जाता है ना, क्योंकि जो सन है, सन मूव करता है साउथ की तरफ, तो साउथ में लो प्रेशर होता है और नॉर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे बन जाता है हाई प्रेशर एरिया, स्पेशली इंडिया में। लेकिन समर्स में क्या होता है? समर्स में ITCZ मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एशियन कंट्रीज है वहां पे भी लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी लो प्रेशर एरिया आता है। और इंडिया में बारिश क्यों होती है? इंडिया में बारिश होती है मॉनसून की वजह से। मॉनसून क्या है? मॉनसून है रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। मॉनसून कुछ नहीं है, विंड्स की डायरेक्शन की जो रिवर्सल होती है उसको बोलते हैं मॉनसून। समर्स में इंडिया में मॉनसून आते हैं और ये जो मॉनसून विंड्स बहती है ये इंडियन ओशन के ऊपर से बहती हुई आती है। तो इंडियन ओशन से जब ये क्रॉस करती है मॉनसून विंड्स तो उस टाइम पे ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके चलती है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, राइट। और एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू एरिया ओवर द सदर्न इंडियन हेमिस्फीयर। सदर्न इंडियन ओशन से जब ये क्रॉस करती है इक्वेटर को तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर चलती है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिशें होती है, राइट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जेट स्ट्रीम का। अब जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम है अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन। अब ये जो हिमालय वाला रीजन है ना, हिमालय के साउथ वाला, यहाँ पे एक अपर जो है ना, अपर हेमिस्फीयर नहीं बोलेंगे, ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है, अपर ट्रोपोस्फीयर में ना एक अपर एयर सर्कुलेशन चल रही है, ठीक है, वेस्टर्ली फ्लो कर रही है, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम।
अब जेट स्ट्रीम जो है ये अलग अलग लैटिट्यूड पे चलती है। एक बार हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं जेट स्ट्रीम की। ये रही जेट स्ट्रीम, ठीक है। जो जेट स्ट्रीम है, एक तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये 4 तरह की जेट स्ट्रीम होती है। मेजर वैसे बहुत तरह की है, लेकिन जो मेजर जेट स्ट्रीम है वो 4 तरह की है। एक तो आ जाती है पोलर जेट स्ट्रीम, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो चलती है। दूसरी आ जाती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। जो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। अब इसका नाम जेट स्ट्रीम पड़ा कैसे, जेट स्ट्रीम का नाम जेट स्ट्रीम कैसे पड़ा? अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट थे, अब वो मूव करते थे इंग्लैंड से इधर इस साइड आते थे, ईस्ट की तरफ आते थे जापान वगैरह की साइड। तो अभी इन्होंने देखा कि जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहे हैं, जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं ना एयरक्राफ्ट, तो उनमें फ्यूल बहुत ही कम लगता है और बहुत जल्दी वो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जब वही एयरक्राफ्ट वापस आते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो उस टाइम पे उनका फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि ऊपर कुछ ना कुछ तो फिनोमेना चल रहा है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल और टाइम दोनों ही जब वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो वो कम लगता है, लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो वो ज्यादा यूज हो रहा है। तो उस टाइम पे फिर जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी हुई थी। फिर जो हमारे साइंटिस्ट थे जो जियोग्राफी वाले, तो उन्होंने फिर उस टाइम पे जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी करी थी कि जो हवा है, ऊपर भी हवा की एक रिवर चल रही है, बहुत तेज है जिसकी स्पीड, जिसकी वजह से जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनमें फ्यूल भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट फिर वही ऑपोजिट हवा के मूव कर रहे हैं, तो फ्यूल भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब जेट स्ट्रीम होती क्या है? जेट स्ट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड पे हवा की एक नैरो बेल्ट है, वेस्टर्ली विंड्स है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये विंड्स चल रही है, ट्रोपोस्फियर में चल रही है। और इनकी स्पीड जो है ये समर्स में कम होती है और विंटर्स में ज्यादा होती है। जेट स्ट्रीम की जो स्पीड है वो विंटर में ज्यादा हो जाती है और समर्स में कम हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई करी जा चुकी है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जेट स्ट्रीम्स है वो कौन सी है? पोलर रीजन की और सब ट्रॉपिकल रीजन की जेट स्ट्रीम्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।